हमारे लगभग होते हैं। अब बात आती है कि वाई वी शुड स्टडी सैंपल इंस्टेड ऑफ पॉपुलेशन। हम पॉपुलेशन की जगह पर सैंपल का प्रयोग क्यों करें? इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। मान लीजिए हमारी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और हम चाहते हैं कि 100 स्टूडेंट्स का जो मैथमेटिक्स में स्कोर है उसका पूरी क्लास को किस स्कोर से हम रिप्रेजेंट करें। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसका एवरेज निकाल लेते हैं और उसके आधार पर सारे स्टूडेंट्स का हमने मैथमेटिक्स का स्कोर लिया, उसको ऐड कर लिया और उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से उसको डिवाइड कर दिया, तो मुझे एक अर्थमेटिक एवरेज मिलता है। और उस अर्थमेटिक एवरेज से हम कह सकते हैं कि हमारे क्लास का एवरेज परफॉर्मेंस है या हाई परफॉर्मेंस है या लो परफॉर्मेंस है, इस तरह। लेकिन जब हमारा डेटा बहुत छोटा है तब ये बात कही जा सकती है आसानी के साथ, और जब हमारा डेटा बहुत बड़ा हो जाता है तो जब पूरे डेटा की हम स्टडी करते हैं तो उसे हम सेंसस कहते हैं। और सेंसस आप जानते ही होंगे, जैसे भारत में भी जब जनगणना होती है तो एक एक व्यक्ति से उसमें डेटा कलेक्ट किया जाता है। कोई भी ऐसा सर्वे जो बहुत बड़ी जनसंख्या पर भी किया जा रहा हो और संपूर्ण जनसंख्या से डेटा कलेक्शन किया जा रहा हो उसको हम सेंसस कहते हैं। तो सेंसस करने के एडवांटेजेस क्या क्या हैं कि एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ पैरामीटर्स, जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं सबसे हम सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए उनमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। रिजल्ट्स 100% रिलायबल होते हैं। जो ज्ञान आता है बहुत व्यापक होता है, एक एक व्यक्ति से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम क्या करते हैं सेंसस में कलेक्ट करते हैं। और बहुत बड़े एरिया में जो हमारी पॉपुलेशन फैली हुई है उससे भी हम क्या करते हैं डेटा कलेक्ट करते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स नेचर की हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है सैंपल का या पॉपुलेशन का, उससे हम डेटा को क्या करते हैं कलेक्ट करते हैं। तो ये हमारे क्या है एडवांटेजेस हैं। लेकिन सेंसस के करने के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। बहुत बड़ी जब जनसंख्या पर हम डेटा कलेक्शन करते हैं तब दिक्कत क्या होती है कि इतने बड़े डेटा से कलेक्शन करने में एक बहुत बड़ी मशीनरी को इन्वॉल्व करना पड़ता है। आप देखते होंगे कि जब भारत में सेंसस की गणना की जाती है, सेंसस किया जाता है, तब हर जिले के डीएम, प्राइमरी स्कूल के टीचर्स, जितने भी अधिकारी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर हैं, ये सेंट्रल से लेकर के स्टेट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से लेकर के ब्लॉक लेवल तक चला जाता है और बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबको ट्रेन करना, उनसे डेटा कलेक्शन करना, और ये बहुत बड़ा काम है, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव वर्क है। इसलिए ज़रूरत इस चीज़ की है कि कोई ऐसी विधि हो, यहाँ पर तो सरकार है इतना पैसा खर्च कर सकती है, लेकिन जब हम अपना रिसर्च कर रहे हैं और उस शोध कार्य में हमारी पॉपुलेशन थोड़ी बड़ी है, एरिया हमारा स्टडी एरिया बड़ा है, तब इतनी ज़्यादा हमें मैन पावर, इतना ज़्यादा हमें क्या कहते हैं रिसोर्सेज हमको शायद अवेलेबल ना हो। तो हमें ये निश्चित तौर पर है कि, और दिक्कत ये भी आती है कि इसके साथ साथ जब अनट्रेंड इतने ट्रेंड लोग डेटा कलेक्ट करते हैं तो डेटा का नेचर भी क्या हो जाता है बदल जाता है। लोग डिफरेंट तरह के सवाल करते हैं, कुछ लोग घर बैठे ही डेटा भर लेते हैं, उन पे हमारा हर ट्रेनर के ऊपर हमारा कमांड नहीं होता डेटा कलेक्शन करने वालों के ऊपर। तो धीरे धीरे क्या होती है कि उस जो सेंसस में जो रिजल्ट्स आने चाहिए या जो हमारा डेटा रिवील करना चाहिए उनमें कहीं ना कहीं कुछ एरर आ जाता है। तो अब करा क्या जा सकता है, इसके लिए ये जरूरी है कि अगर हम पॉपुलेशन जो हमारी है, पॉपुलेशन का मतलब होता है कि जो स्टडी एरिया हमारा है, जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं कि हम जौनपुर जनपद के हाई स्कूल स्तर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका हम आईक्यू टेस्ट करना चाहते हैं। तो इस केस में हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी जौनपुर जनपद में हाई स्कूल स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स पॉपुलेशन हो जाएंगे। मान लीजिए इंडिया का हम सेंसस करना चाह रहे हैं तो भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसका क्या हो जाएगा पॉपुलेशन बन जाएगा। तो पॉपुलेशन क्या होती है हमारी कभी कभी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और उस बड़ी पॉपुलेशन को हैंडल करना जो होता है काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तब वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं सैंपल का प्रयोग करते हैं। सैंपल क्या है, सैंपल जो होता है वो एक बड़ी पॉपुलेशन से कोई एक हम छोटा सा टुकड़ा निकालते हैं और उस टुकड़े को हम सैंपल कहते हैं। और जो सैम्पलिंग टेक्निक है पूरी, इसकी शुरुआत ही यहीं से होती है
कि जो हमारी स्टैटिस्टिक्स है ये दो तरह की होती है, एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है और एक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं कि एक पॉपुलेशन से एक सैंपल लेते हैं और उस सैंपल का हम स्टडी करते हैं, उस सैंपल के डिस्क्रिप्टिव स्टडी करते हैं और इसके बाद उसके डिस्क्रिप्शन के आधार पर हम पॉपुलेशन के बारे में कोई अनुमान लगाते हैं, पॉपुलेशन के किसी पैरामीटर्स के बारे में हम कोई अनुमान लगाते हैं। तो वो क्या कहलाता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को करने के लिए ही सैम्पलिंग और सैम्पलिंग टेक्निक का जन्म होता है। अगर हमें इन्फ्रेंशियल टेक्निक्स नहीं यूज करनी है तो हम पूरे डेटा का, पूरे पॉपुलेशन का क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ये काफी कठिन होता है और इसमें बड़ी पॉपुलेशन होने पे एरर आने की ज्यादा संभावना हो जाती है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम सैम्पलिंग करें। सैम्पलिंग जो होती है वो प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर बेस्ड होती है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर बेस्ड होने के कारण उसके दो मुख्य प्रमुख नियम हैं। वो पहला नियम है कि लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। ये नियम ये बताता है कि अगर कोई बहुत बड़ी जनसंख्या है और उस जनसंख्या से हम रैंडम, रैंडम का अर्थ मैं भी आपको आगे समझाऊंगा, रैंडम कुछ लोगों को सिलेक्शन करके एक सैंपल बनाते हैं, तो जो विशेषताएं हमारे पॉपुलेशन की होंगी वो सेम विशेषताएं हमारे सैंपल में भी आ जाएंगी और हम उस सैंपल का अध्ययन करके पॉपुलेशन के बारे में चीजों को जान सकते हैं। यह है द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। दूसरा है द लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। पॉपुलेशन जो है वो लार्ज नंबर है, काफी बड़ी पॉपुलेशन अगर है तो उसमें इनर्शिया होता है। इनर्शिया का मतलब एक स्थिरता होती है। स्थिरता का यहाँ पर अर्थ है कि बहुत कम समय में वो अपने नेचर में परिवर्तन नहीं करती, उसको अपने नेचर में परिवर्तन करने के लिए एक बहुत लंबा समय चाहिए होता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि जैसे कोई एक पॉपुलेशन है, उसमें जो चेंज होते हैं, चेंज किसके कारण होते हैं, या तो किसी की डेथ हो रही हो या उसमें किसी का जन्म हो रहा हो। तो जितनी लगभग एक बड़ी जनसंख्या में डेथ और जन्म का रेशियो हम लगभग बराबर मान करके कहते हैं कि वो पूरी पॉपुलेशन बहुत दिनों तक एक इनर्शिया स्टेज में होती है और धीरे धीरे उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो जब तक हम अध्ययन कर रहे हैं, जब तक हम अपने परिणाम बता रहे हैं, तब तक वो लार्ज नंबर या वो पॉपुलेशन जो है इनर्शिया की स्टेज में रहेगी। ये जो दो प्रोबेबिलिटी के नियम है, इन्हीं पर हमारी पूरी सैंपल और सैम्पलिंग टेक्निक क्या होती है, आधारित होती है। सम रिलेटेड कॉन्सेप्ट टू सैंपल एंड सैम्पलिंग टेक्निक्स। सैंपल करने के लिए, बनाने लेने के लिए जो सैम्पलिंग टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं, उसको हम जब यूज करें उसके पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कर लेने चाहिए। और जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है वो है पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन का मतलब है इंटायर ग्रुप फ्रॉम विच ए सैंपल इज चूजन। वो बड़ी क्षेत्र या वह बड़ा डेटा जिसमें से हम क्या कर रहे हैं, अपने सैंपल को ले रहे हैं, चुन रहे हैं, उसे हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन डिपेंड करती है आपकी रिसर्च की प्रॉब्लम। आपकी रिसर्च की प्रॉब्लम मान लीजिए ये है कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले बेरोजगारों से आप यहाँ की आर्थिक नीतियों के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसकी पॉपुलेशन हो जाएगी कि उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले सभी बेरोजगार छात्र पॉपुलेशन का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। अब इतना ज्यादा बेरोजगार लोग होंगे उसमें कि हम सबका अध्ययन नहीं कर सकते, सबकी स्टडी नहीं कर सकते, तो उसमें से हम कुछ व्यक्तियों को सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए ये संख्या 10,000 आ जाती है और 10,000 का अध्ययन करना हमारे लिए संभव नहीं है, तो उसमें मान लीजिए हम 100 लोगों का अध्ययन करना चाहते हैं, तो जो 100 लोगों का हम चयन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सैंपल कहते हैं। तो पॉपुलेशन में और भी कुछ चीजें, जैसे फाइनाइट पॉपुलेशन। फाइनाइट पॉपुलेशन का मतलब होता है जिसको कि हम गिन सकें। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या, शायद इसको पता लगाना थोड़ा सा टेढ़ी खीर होगा, इम्पॉसिबल तो नहीं कहा जाएगा लेकिन इम्प्रैक्टिकल जरूर है। तो एक ऐसी पॉपुलेशन है, इनफाइनाइट पॉपुलेशन है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में डिग्री कॉलेज में कितने शिक्षक हैं, तो ये आसानी के साथ इसको हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो ये एक फाइनाइट पॉपुलेशन है। जैसे आकाश में तारे कितने हैं, ये गणना करना थोड़ा इम्पॉसिबल है, इम्प्रैक्टिकल भी है, तो ये इनफिनाइट पॉपुलेशन है। हमारे शरीर में बाल कितने हैं, ये भी इनफाइनाइट पॉपुलेशन है। तो फाइनाइट पॉपुलेशन और इनफाइनाइट पॉपुलेशन, हमको ये भी देखना होगा कि हमारी जो पॉपुलेशन है
क्या उसकी फ्रेमिंग की जा सकती है? क्या उसके सभी सदस्यों को हम नंबरिंग कर सकते हैं? अगर ऐसा कर सकते हैं तो वो फाइनाइट पॉपुलेशन है। अगर ऐसा करना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता। हेलो, जी सर, आप बोलिए। हाँ सर, ठीक है, आ रही है। कुछ ग्लिच है सर, थोड़ा सा टेक्निकल। आप बोलिए। ओके यार। कितनी देर तक आवाज नहीं थी कुलदीप जी? नहीं सर, सिर्फ सिर्फ 10 सेकेंड। अच्छा, 10 सेकंड के लिए ठीक है, कोई दिक्कत ओके नहीं। भाई। ठीक है, तो हम लोग बातचीत कर रहे थे फाइनाइट पॉपुलेशन और इनफाइनाइट पॉपुलेशन पे। इसी तरह से पॉपुलेशन में और एक हो सकता है होमोजीनस पॉपुलेशन और हेटेरोजीनस पॉपुलेशन। होमोजीनस पॉपुलेशन क्या है? कि ऐसी पॉपुलेशन जिसके मेंबर्स के जुड़ने से वो पॉपुलेशन बनी हुई है। अगर उसके सभी मेंबर्स में एक ही तरह के एट्रीब्यूट्स हैं, एक ही तरह के कैरेक्टर हैं, इन पर अगर इस तरह के करेक्टर जिनका हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो करेक्टर अगर सभी लोग एक ही तरह का शो करते हैं तो उसे हम लोग होमोजीनस पॉपुलेशन कहते हैं। होमोजीनस पॉपुलेशन का सबसे अच्छा उदाहरण है, जैसे कि अगर हमको कोई बीमारी हो जाती है, हमारा ब्लड टेस्ट होता है, तो पूरे ब्लड में से कुछ ब्लड हमारा ले लिया जाता है और उन कुछ सेल से ही हमें पता चल जाता है कि हमें कौन सी डिजीज है, मलेरिया के इन्फेक्शन है या टाइफाइड है या कोई और। तो वो होमोजीनस पॉपुलेशन है। होमोजीनस पॉपुलेशन मतलब पूरा ब्लड हमारा एक ही तरीके का है और उनमें से कोई सा भी थोड़ा सा ब्लड जो एक सैंपल हुआ उसका, उसमें से स्टडी करके हम आसानी के साथ उसको क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। हेट्रोजीनस पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन होती है जिसमें यूनिट जिन यूनिट से मिलकर के वो पॉपुलेशन बनी हुई है उनमें सभी में करेक्टरिस्टिक्स उसकी एक जैसी नहीं होती। अगर सभी की करेक्टरिस्टिक्स एक जैसी नहीं है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोजीनस पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं। अब उनमें से कुछ स्टूडेंट पढ़ने में तेज हैं, कुछ कमजोर हैं, कुछ एवरेज के हैं। तो अगर हम क्या कहते हैं, कुछ उसमें से डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, तो ये जो पॉपुलेशन हमारी प्रिपेयर हो रही है ये कैसी पॉपुलेशन है, हेट्रोजीनस पॉपुलेशन है। तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए जो हमारे रिजल्ट आते हैं वो होमोजीनस पॉपुलेशन से बहुत एक्यूरेट आते हैं। इसका एक और उदाहरण जो हम लोग अक्सर किताबों में दिया होता है, बच्चे स्टूडेंट को समझाने के लिए प्रयोग करते हैं, वो चावल वाला है। भगोने में अगर हम चावल बनाते हैं तो उनमें से कुछ ही चावल को निकाल करके हम दबा करके देख सकते हैं कि चावल पका है कि नहीं। वो होमोजीनस पॉपुलेशन का उदाहरण है। अगर हम ये करें कि राजमा, कई क्वालिटी के राजमा को मिला करके हम राजमा बनाएं, ठीक है, उनमें से कुछ ज़्यादा टाइम में पकने वाले हों, कुछ कम टाइम में पकने वाले हों, तो अगर हम इस तरह के कई क्वालिटी को मिला करके बनाएं तो फिर एक राज बनने के बाद एक राजमा को दबा करके हम नहीं बता सकते कि हमारे पूरे राजमा पके हैं कि नहीं, क्योंकि वो राजमा की जो पॉपुलेशन है वो हेट्रोजीनस है। उसमें कई वैरायटी के राजमा आपस में क्या है, मिले हुए हैं। तो इसे होमोजीनस और हेट्रोजीनस पॉपुलेशन के रूप में हम लोग जानते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं, सैंपल क्या होता है। सैंपल क्या है? स्टैटिस्टिकल सैंपल इज मिनिएचर पिक्चर और क्रॉस सेक्शन ऑफ द इंटायर ग्रुप। जो हमने पूरी पॉपुलेशन ली हुई है उसका एक छोटा सा वो भाग सैंपल कहलाता है कि जिसमें वो सभी गुण हो जो गुण हमारी पॉपुलेशन में है। यानी उस पॉपुलेशन का मिनिएचर या एक सब सेक्शन है, छोटा भाग है, लेकिन वो ऐसा छोटा भाग है जिसमें वो सभी गुण विद्यमान होते हैं जो कि सैंपल में हमारे विद्यमान होते हैं। सैंपलिंग क्या है? सैंपलिंग जिस टेक्निक के माध्यम से हम पॉपुलेशन से यूनिट्स का सिलेक्शन करके सैंपल बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सैंपलिंग टेक्निक्स कहते हैं। तो सैंपलिंग टेक्निक्स एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के द्वारा हम पॉपुलेशन में से सैंपल का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। और ये जो टेक्निक है ये कई तरह की हो सकती है, डिफरेंट मेथड्स हैं इसको करने के, डिफरेंट वेज हैं इसको करने के, और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, सैंपलिंग टेक्निक्स कहते हैं।
एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग, जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो उसके हमें क्या क्या लाभ होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम पूरी पॉपुलेशन का अध्ययन करेंगे तो हमें बहुत आ, समय ज़्यादा लगेगा और हमारी स्पीड, काम की स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। और जब हम उसमें से कुछ लोगों का चयन करके उन्हीं चयनित लोगों का अध्ययन करते हैं और इसके बाद रिजल्ट्स को हम पूरी पॉपुलेशन पर लागू करते हैं, तो हमारी जो स्पीड होती है वो ग्रेटर स्पीड होती है, स्पीड हमारी बढ़ जाती है। निश्चित तौर पे पूरी पॉपुलेशन की अपेक्षा कुछ लोगों का अध्ययन करने में जो कास्ट आ रही है, जो हमें पूरी पॉपुलेशन में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता, डेटा कलेक्शन करना पड़ता, रहना पड़ता, उसकी जो पूरी कास्ट है वो कास्ट क्या हो जाती, काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। कम लोगों का अध्ययन करने पर हम वाइडर स्टडी कर सकते हैं, उनकी बहुत सारी डीप स्टडी कर सकते हैं। और कन्वीनियंस इन ऑपरेशन, ऑपरेशन में हमें बहुत आराम हो जाता है, हमको ट्रैवल बहुत कम करना पड़ता है, हमें लोगों को क्या कहते हैं, जो टूल्स हम भरवाते हैं उनसे, उसके बारे में हमें जो इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। और इंस्ट्रक्शन बिल्कुल, कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि एक ही तरह के इंस्ट्रक्शन सारी यूनिट्स को दिए जाएं। इस तरह से जो भी ऑपरेशंस हैं वो ऑपरेशंस क्या हो जाते हैं, बहुत कन्वीनियंट हो जाते हैं। सेंसस स्टडी की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो सारी कम हो जाती हैं। सेंसस स्टडी में जैसे बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ें हमारी सैम्पलिंग टेक्निक का जब हम प्रयोग करते हैं तो इनसे हमें छुटकारा मिल जाता है। एप्रोप्रिएट फॉर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में हम सैंपल जो लेते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा लोगों पर नहीं किया जा सकता, वो एक कंट्रोल सिचुएशन में किया जाता है और जितनी ज़्यादा लोग होंगे उनको कंट्रोल सिचुएशन में रखना बहुत बड़ी मुश्किल बात हो जाती है। इसलिए हम जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसमें हमारे सैंपल का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर जो डेटा आता है, कम लोग का डेटा हमारे पास होता है, वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होता है। एक बहुत बड़े डेटा को हैंडल करना हमारे लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। और सैंपलिंग करने से, क्योंकि सैंपल में हम लेने पे हमारे पास सैंपलिंग एरर को निकालने का तरीका है कि हम जो सैंपलिंग किए हुए हैं उससे क्या एरर आ रही है, कैसे उसे हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों पे हमारा कंट्रोल होता है। इसलिए हमारे जो रिज़ल्ट आते हैं, वो रिज़ल्ट जो होते हैं ज़्यादा रिलायबल होते हैं इन कंपैरिज़न टू सेंसस। लिमिटेशंस ऑफ सैंपलिंग, जहाँ पर बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, वहीं सैम्पलिंग के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सबसे ज़्यादा लिमिटेशन सैम्पलिंग का ये है कि जो सैंपल हम चुनते हैं वो उसके बायस्ड होने की संभावना होती है। सैम्पलिंग चुनने की जो टेक्निक्स है और उनमें जो यूनिट सेलेक्ट होती है, उन्हें हम ना चुन करके अपनी सुविधा के अनुसार उनमें हम परिवर्तन कर देते हैं। तो उससे क्या होती है कि बायसनेस की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है, जिससे हमारे रिजल्ट में एरर आ जाती है और मिसलीडिंग इन्फ्रेंसेस हो जाते हैं। जो भी हम अनुमान लगाते हैं वो बायसनेस के कारण मिसलीड करते हैं हमें। लैक ऑफ एग्जैक्ट नॉलेज ऑफ पैरामीटर, और इसी के कारण जो पैरामीटर है, सैंपल से जब हम पॉपुलेशन के बारे में अनुमान लगाना शुरू करते हैं तो वो अनुमान हमारा जो होता है सैंपल से काफ़ी डिफर कर जाता है। हम कोई अनुमान लगाते हैं, एक्चुअल में पॉपुलेशन का पैरामीटर कुछ और होता है। नीड फॉर टेक्निकल नॉलेज, सैम्पलिंग अगर कर रहे हैं तो हर रिसर्चर को कुछ टेक्निक्स की आवश्यकता पड़ती है, नॉलेज की आवश्यकता पड़ती है। उसे पता होना चाहिए कि कौन कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं, कौन कौन से टूल्स हैं, वो डेटा के कौन कौन से टूल्स हैं, किस तरह से, किस ऑब्जेक्टिव्स के लिए कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक का प्रयोग किया जाना चाहिए, किस तरह से उसका सैम्पलिंग ज़्यादा से ज़्यादा रिलायबल हो। तो ये एक जो टेक्निकल नॉलेज है, अगर आपका रिसर्चर उस नॉलेज में साउंड नहीं है तो भी जो सैम्पलिंग कर रहा है वो सैम्पलिंग में एरर आ जाएगा और सैम्पलिंग एरर के कारण रिजल्ट्स हमारे क्या हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं। डिफ़िकल्टीज इन ऑब्टेनिंग ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, सैंपल की जो सबसे खास बात है वो ये है कि वो अपनी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कि जो जो एट्रीब्यूट्स या जो जो क्वालिटीज़ हमारी पॉपुलेशन की है, जो नेचर हमारा पॉपुलेशन का है, वही सेम नेचर उसी एट्रीब्यूट्स के साथ उसका वही स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसका वही कंपोजिशन होना चाहिए। और अगर वो रिप्रेजेंटेटिव है तो ये सारी क्वालिटीज़ उसमें होंगे। हम एकदम छोटे शब्दों में अगर इसको कहें तो वो एकदम मिनिएचर पार्ट है, एक पूरी पॉपुलेशन का एक बहुत छोटा सा पार्ट है जिसमें वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि हमारी पॉपुलेशन में है, तभी हमारा सैंपल रिप्रेजेंटेटिव है। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अगर पॉपुलेशन का हमारा है तो उससे हमें जो सैंपल ड्रा करते हैं उसमें रिप्रेजेंटेटिवनेस की संभावना बढ़ नहीं, खत्म हो जाती है कि हमारा सैंपल जो है
रिप्रेजेंटेटिव रह पाए। प्रॉब्लम ऑफ द कॉन्टेक्ट टू सेलेक्टेड यूनिट्स, जिन यूनिट्स को हम सेलेक्ट करते हैं उनसे कांटेक्ट करना एक बहुत बड़ा समस्या हमारे सामने आ जाती है। डोर टू डोर हमें जाना पड़ता है, उनसे मिलना पड़ता है, उनको कनेक्ट करना पड़ता है और उनसे फिर हम क्या करते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं। लेकिन कभी कभी उनका रिस्पांस हमारे साथ बहुत अच्छा नहीं होता, कभी वो डेटा देने के लिए नहीं तैयार होते, कभी हमसे वो हमारा क्वेश्चनर ले लेते हैं, उसको भर करके वापस नहीं करते हैं, कभी कभी उनका ट्रांसफ़र हो जाता है या कुछ कोई कोई डिमाइज हो गई, किसी की डेथ हो गई तो नहीं रहा। तो इस तरह से क्या होता है कि जो सैंपल में यूनिट सेलेक्ट की गई हैं और जिनसे हम डेटा चाहते थे उनसे हमें डेटा नहीं मिलता, तो ये हमारी रिप्रेजेंटेटिवनेस पर सवाल खड़ा करता है कि सैंपल हमारा पॉपुलेशन का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं है। तो ये शॉर्ट कमिंग्स है सैंपल्स की, ये लिमिटेशंस है सैंपल्स के। जब भी हम सैंपल का प्रयोग करें तो इन लिमिटेशंस को ध्यान में रखें कि किस तरह से इनसे हमें छुटकारा मिल सकता है। अब रिप्रेजेंटेटिवनेस को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम में सबसे पहले आपको यहाँ पर एक पॉपुलेशन दिखाई जा रही है, ये एरिया जो है, और इस पॉपुलेशन में देखिए कि ये होमोजीनस पॉपुलेशन नहीं है। इसमें कुछ लोग स्टार जैसे हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं बॉल जैसे हैं, कुछ हमारे एरोज भी हैं, कुछ रेक्टेंगुलर्स भी हैं। तो ये एक होमोजीनस पॉपुलेशन नहीं है। अब अगर इस पॉपुलेशन से हम सैंपल ले रहे हैं तो आप अगर आपकी सैंपल में वही नेचर होना चाहिए। मान लीजिए अगर इस सैंपल आपने लिया और इसमें स्टार नहीं आया तो ये रिप्रेजेंटेटिवनेस खत्म कर रहा है कि जो जो नेचर पॉपुलेशन का है वही नेचर सैंपल में नहीं आ पा रहा है। तो सैंपल के लिए जरूरी ये है कि जो नेचर पॉपुलेशन का है, जो कंपोजिशन उसका पॉपुलेशन का, स्ट्रक्चर जो पॉपुलेशन का, जो क्वालिटीज पॉपुलेशन की है, वो अगर सैंपल में आ रही है तभी हम कहेंगे कि हमारा सैंपल जो है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रैंडमाइजेशन करना और दूसरा कहलाता है कि लार्ज सैंपल, एडिक्वेसी सैंपल, एडिक्वेट सैंपल। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों पर हम आगे चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम अपने सैंपल को पॉपुलेशन के क्वालिटीज़ के इक्वल बनाएं, यानी उसको हम रिप्रेजेंटेटिव कैसे बनाएं। पीछे हमने एक दो स्टैटिस्टिकल लॉज की भी तुलना आपस में चर्चा की थी। एक लॉ ऑफ इनर्शिया था और लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटीज़। अगर स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटीज़ यही कहता है कि अगर हम इसको एक रैंडम सिलेक्शन इसमें से करें और इनकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो हमारे सैंपल की, तब ये सैंपल जो होता है क्या होता है कि अपनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है। यही उस नियम में, प्रोबेबिलिटी के नियम में दिखाया गया था। और जो सैंपल है, इस सैंपल का हम लोग स्टडी करते हैं। मान लीजिए जैसे हमने इसका यन किया, नंबर कितने हैं, मीन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, और इसका अध्ययन करने के बाद मान लीजिए कोई एक वेरिएबल है, हमने उसका मीन निकाली, जैसे लंबाई ले लिया। ये मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, इनमें से हमने एक सैंपल लिया, इनकी लंबाई का हम अध्ययन कर रहे हैं और इनकी लंबाई का मीन कुछ आया और स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ आया, और इसके आधार पर हम किसके बारे में बता रहे हैं कि पॉपुलेशन की एवरेज मीन, एवरेज लंबाई क्या है। एक पैरामीटर जो हमारा है, पॉपुलेशन का जो पैरामीटर है वो क्या है, लेंथ का पैरामीटर है, लंबाई का पैरामीटर है, और हम उस पैरामीटर्स को बता रहे हैं, किसके आधार पर बता रहे हैं, सैंपल के स्टडी के आधार पर बता रहे हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और हम इसको जनरलाइजेशन कहते हैं, सैंपल की स्टडी करके पॉपुलेशन के बारे में बताना, इसको जनरलाइजेशन कहते हैं। और जिस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की मदद से इसको हम करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स, ये जो सैंपल है इसकी जो क्वालिटीज़ को अध्ययन करते हैं उसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और पॉपुलेशन की जो क्वालिटीज़ का अध्ययन किया जाता है वो पैरामीटर्स कहलाता है। सैंपल का, या सैंपल की लंबाई अगर हम बता रहे हैं, सैंपल में आने वाले स्टूडेंट्स की लंबाई अगर हम बता रहे हैं तो वो हमारी स्टैटिस्टिक्स है। उसका स्टैंडर्ड डेविएशन बता रहे हैं, वो स्टैटिस्टिक्स है। और उसके आधार पर अगर हम पॉपुलेशन के स्टूडेंट्स की लंबाई बता रहे हैं तो वो क्या है, हमारा पैरामीटर्स है। तो सैंपल टेक्निक्स पूरी इसी बात पर आधारित है, जबकि हम पॉपुलेशन से सैंपल लें और उस सैंपल की स्टडी करके जनरलाइजेशन किसके बारे में करें, पॉपुलेशन के बारे में हम लोग अगर जनरलाइजेशन करते हैं। अब टेक्निक्स ऑफ सैंपलिंग, सैंपलिंग करने की कौन कौन सी टेक्निक्स है। तो अभी तक हमने देखा कि सैंपलिंग टेक्निक्स मैंने बताया क्या है,
कि किस प्रोसीजर के से हम लोग किस तरीके से हम जो है अपनी पॉपुलेशन में से सैंपल का चुनाव करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेक्निक्स कहते हैं। और मैंने बताया कि ये कई तरह के हो सकते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं टेक्निक्स ऑफ सैंपलिंग। टेक्निक्स ऑफ सैंपलिंग को दो मोटे भागों में बांटा जा सकता है, एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और दूसरा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब हम लोग आते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वो सैंपलिंग होती है, इसको हम एक और नाम से जाते हैं जिसे रैंडम सैंपलिंग भी कहते हैं। तो रैंडम का मतलब लोग अक्सर ये लगा लेते हैं हैब्जर्ड, किसी का भी चयन कर लेना। जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें से हम किसी का भी चयन कर ले बिना कुछ सोचे समझे, तो वो हमारा क्या हो जाता है, रैंडम सैंपलिंग कहलाती है। रैंडम का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग रैंडम सैंपलिंग इसलिए कहलाती है क्योंकि रैंडम का मतलब होता है कि जो हमारी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में जितनी भी यूनिट्स हैं जिनके मिलने से वो पॉपुलेशन बनी हुई, ठीक है, वो जो यूनिट्स हैं, मान लीजिए हमारी पॉपुलेशन में 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो हर एक स्टूडेंट उसकी क्या है, यूनिट है। अगर पॉपुलेशन 1000 स्टूडेंट्स की है तो एक स्टूडेंट उसकी क्या है, एक एक स्टूडेंट्स 1000 जो एक एक स्टूडेंट्स हैं वो सब क्या है, उसकी यूनिट है। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या है कि इस प्रकार की सैंपलिंग जिसमें कि सैंपल में चुने जाने की हर यूनिट की संभावनाएं क्या हो, बराबर। जो पॉपुलेशन की यूनिट्स है, मान लीजिए 1000 लोग हैं, तो 1000 में से जितनी भी यूनिट हैं, हर यूनिट के सैंपल में चुने जाने की संभावना, सिलेक्शन जो उसका है वो क्या होना चाहिए, प्योरली चांस पर डिपेंड करना चाहिए, और सबके चुने जाने की संभावना क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तब उसे हम क्या कहते हैं कि वो रैंडम सैंपल है। और दूसरी बात कि एक यूनिट का चुना जाना सैंपल में किसी दूसरे यूनिट के चुनाव को प्रभावित भी ना करे। अगर ये दो बातें हम अपने ध्यान में रखते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यानी रैंडम सैंपलिंग, और रैंडम सैंपलिंग का जो बेस है वो है कि हर एक यूनिट की पॉपुलेशन के हर एक यूनिट के सैंपल में चुने जाने की संभावनाएं क्या हो, बराबर। मान लीजिए एक पॉपुलेशन 100 की है और उसमें हमें 10 लोगों का सिलेक्शन करना है अपने सैंपल साइज जो हमारा है वो 10 का है, 10 का हमें सिलेक्शन करना है। तो 100 में से हर यूनिट के चुने जाने की संभावना कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी के नियम के अनुसार ये 1/100 हो जाएगी। यानी हर यूनिट जो चुना जाएगा उसके हर यूनिट के चुने जाने की संभावना क्या है, 1/100। अगर ऐसी प्रोबेबिलिटी सबकी है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहेंगे। और जहां पर यूनिट का सिलेक्शन सैंपल में उसके चुने जाने की संभावनाएं क्या होती हैं, बिल्कुल बराबर नहीं होती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हर यूनिट के चुने जाने की संभावना बराबर रहेगी, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हर यूनिट के चुने जाने की संभावना बराबर नहीं रहेगी। अब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करी कैसे जाती है, तो ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को करने के 4 प्रोसीजर्स हैं, यानी 4 तरीके हैं जिनके आधार पर हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करते हैं। वो तरीके कौन कौन से हैं, सबसे पहला तरीका जो है वो सिंपल रैंडम सैंपलिंग, इसका नाम ही है। अभी मैंने पहले भी आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को हम लोग रैंडम सैंपलिंग के नाम से भी जानते हैं। सिंपल रैंडम सैंपलिंग का मतलब है कि जो रैंडम सैंपलिंग बिल्कुल साधारण स्तर पे की जाती है, क्योंकि उसके आगे आप देखेंगे कि रैंडम शब्द भी लगा हुआ है, लेकिन उसके आगे सिस्टमैटिक और स्ट्रेटिफाइड ऐसे जैसे शब्द कुछ उसके आगे लगे हुए हैं। तो रैंडम सैंपलिंग में सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या है, जैसे मान लीजिए कि 100 लोगों का एक पॉपुलेशन है, उसमें से हमें 10 लोगों को चुनना है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हमें एक फ्रेमिंग की ज़रूरत पड़ती है। जितने भी हमारी पॉपुलेशन है वो हमें नोन होनी चाहिए, फाइनाइट पॉपुलेशन होनी चाहिए, जिसकी पॉपुलेशन के बारे में हमें क्या हो, पता हो। तो जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं, तो उसको हम 1 से लेकर के 100 तक एक आईडी दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 100 तक। और उसके बाद अब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करने, सिंपल रैंडम सैंपलिंग को करने के 2-3 तरीके हैं। जो सबसे ज़्यादा प्रचलित तरीका है वो लॉटरी मेथड। सिंपल रैंडम सैंपलिंग हम किससे करते हैं, लॉटरी मेथड। ऐसी को एक और तरीका ड्रम मेथड भी है, एक तरीका टिपेट रैंडम नंबर्स मेथड जिसको कहते हैं वो भी है। तो कैसे किया जाता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, इसमें
हर इकाई के चुने जाने की संभावना बराबर है, इसलिए हम क्या करते हैं, 100 पॉपुलेशन है तो उस पॉपुलेशन की पहले फ्रेमिंग कर लेते हैं, 1 से लेकर के 100 पर्चियाँ बना लेते हैं, फिर उन पर्चियों को लॉटरी मेथड एक फिश बाउल में डाल देते हैं और आँख बंद करके किसी बच्चे से अगर 10 लोगों का हमें सिलेक्शन करना है, तो हम उन पर्चियों को 10 पर्चियों को निकाल लेते हैं और उनमें से जो नंबर आता है, वो क्या हो जाता है, हमारा सैंपल होता है। मान लीजिए हमने पहली पर्ची निकाली 5 आ गया, दूसरी निकाली 18 आ गया, तीसरी निकाली 70 आ गया, चौथी निकाली 15 आ गया, पांचवी निकाली हमने 88 आ गया। इस तरह से 10 पर्चियां हम निकालेंगे और जो जो 10 पर्चियां आई हैं वो जिनका आईडी दिया हुआ है उनके नाम वाले व्यक्तियों को क्या करेंगे, उसमें हम लोग अपने सैंपल में उन्हें क्या कर लेंगे, शामिल कर लेंगे। अब बात आती है कि जब हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग लॉटरी मेथड से करते हैं तो एक जैसे 100 की पर्ची हमने बनाई, उनमें से हमने एक पर्ची निकाली और पर्ची निकालने के बाद उसका नाम हमने अपने सैंपल में क्या किया, नोट कर लिया। अब बाउल में कितनी पर्चियां बची, 99। पहले में प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/100 और यही हर बार होनी चाहिए 1/100। लेकिन जब आप एक पर्ची बाहर निकाल लिए तो अब उसमें 99 पर्चियां आपकी रह गई और अब जो प्रोबेबिलिटी बनती है उनकी हर इकाई को चुने जाने की, वो 1/99 हो जाती है। तो इसके भी करने के दो तरीके हो जाते हैं, एक विद रिप्लेसमेंट, एक विदाउट रिप्लेसमेंट। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, इसमें हम क्या करते हैं कि पहली बार बाउल से जो पर्ची निकालते हैं उसका नाम हम नोट करते हैं और नोट करने के बाद उसको फिर से बांध करके उसी बाउल में फिर डाल देते हैं और वो फिर 100 हो जाती है। अब फिर सभी इकाइयों के चुने जाने की संभावना फिर 1/100 हो जाती है। अब हम फिर दूसरी पर्ची निकालते हैं, उसका नाम नोट करते हैं। मान लीजिए इत्तेफाक से फिर उसको हम नोट करने के बाद फिर से उसको क्या करते हैं, उसमें फिर डाल देते हैं वापस, फिर मिला देते हैं, बाउल को हिलाते हैं, फिर उसमें से तीसरी पर्ची निकालते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, 10 पर्चियां निकालते हैं। बाई चांस मान लीजिए जो पर्ची हमने पहले निकाली थी वो तीसरी या चौथी बार में फिर निकल आती है, तो हम उसका नाम पुनः नोट नहीं करते, उसको फिर डालते हैं और उसको बांध करके पर्ची को बाउल में फिर डाल देते हैं और फिर दूसरी पर्ची निकालते हैं। अगर कोई पर्ची पुरानी वाली आ गई है तो उसका नाम हम नोट नहीं करते हैं, उसे बाउल में फिर से क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। और विदाउट रिप्लेसमेंट भी बहुत लोग करते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं, जो पर्ची बाहर निकालती जाती है उनको हम ऐड नहीं करते, उसमें एक एक करके हम हिलाते हुए 10 पर्चियां बाहर निकालते हैं और जो 10 पर्चियां बाहर निकलती हैं उनका नाम को नोट करके हम अपने सैंपल्स को क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो ये है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और कैसे ये की जाती है। अब हम लोग आ जाते हैं दोबारा सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक जैसे नाम के आगे लगा हुआ है कि कोई एक सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वहां पर हम करते हैं जहां पर कि हमें पहले से जो हमारी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन की कोई लिस्ट हमें मिल जाए। जैसे मान लीजिए किसी गांव में हम कोई सर्वे करने गए हैं और उस गांव में 100 लोग रह रहे हैं और हमें किसकी ज़रूरत है, हम अपने सैंपल में वहाँ से 10 लोगों को लेना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, वहाँ की वोटर जो लिस्ट होती है उसको हमने मंगवा लिया 100 लोगों की। अगर 100 लोगों की हमको वोटर लिस्ट मिल गई, इसके बाद हम क्या करते हैं कि जितने लोगों को हमको सेलेक्ट करना है, जैसे मान लीजिए 10 लोगों को सेलेक्ट करना है तो वन और वोटर लिस्ट में उनके आगे हम एक क्रमांक उनको 1 2 3 4 5 से लेकर के 100 तक दे देते हैं। हर व्यक्ति के नाम के आगे एक आईडी, नंबर आईडी 1 2 3 4 इस तरह करके 100 दे देते हैं। अब इसके बाद हम करते क्या है कि अगर 10 लोगों का सिलेक्शन करना है हमें अपने सैंपल में, हमारी सैंपल साइज 10 की है, तो हम उस 10 के लिए क्या करते हैं, 1 से लेकर के 10 तक की एक पर्ची बना लेते हैं और उसको एक बाउल में डाल देते हैं और उनमें से एक पर्ची निकाल लेते हैं। मान लीजिए वो पर्ची 5 नंबर की आ गई। अब 5 ये हमारा क्या है, हम देखेंगे कि हमारी जो वोटर लिस्ट है वो 5 नंबर वाला हमारी वोटर लिस्ट में पहला मेंबर सेलेक्ट हो जाएगा। ये तो हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में भी किया था। अब ये सिस्टमैटिक में क्या करते हैं, अब हम दोबारा कोई पर्ची नहीं निकालते। हमको पता है कि 10 लोगों को हमें अपने पॉपुलेशन में लेना है और तो 5 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे और 10 उसमें ऐड करते जाएंगे, 5 + 10 15। 15 मेंबर जो 15 नंबर पे जो मेंबर होगा उसको शामिल कर लेंगे, फिर 25 पे होगा, फिर 35 पे होगा, 45 पे होगा, 55 पे होगा। ऐसे लास्ट मेंबर जो 95 पे हमको मिलेगा वो 10वां मेंबर हमको आपस में मिल जाएगा
और हमारा सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग से एक सैंपल तैयार हो जाएगा। इसीलिए इसको सिस्टमैटिक कहते हैं, क्योंकि इसमें एक नंबर के आने के बाद दूसरा नंबर अपने आप डिसाइड हो जाता है। जितने मेंबर हमको चाहिए होते हैं हम उनको उसमें ऐड करते जाते हैं और वो हमें अब मिलते आगे नंबर चले जाते हैं। बार बार पर्चियों की निकालने की हमें आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए कुछ लोग इसको सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल को प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंतर्गत नहीं रखते हैं, क्योंकि उनको कहना है कि अगर जब आप एक पर्ची निकाल लिए तो उसमें दूसरी पहले मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वही सैंपलिंग है जिसमें कि एक इकाई के चुना जाना किसी दूसरी इकाई को प्रभावित ना करे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पहली इकाई अगर 5 हो गई तो दूसरे का सिलेक्शन उससे तय है कि 15 होगा, फिर अगले का 25 होगा, फिर अगले का 35 होगा। इसीलिए बहुत सारे विद्वान जो होते हैं सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग को प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में रखने के लिए एक बहस का मुद्दा मानते हैं। लेकिन क्योंकि पहला जो मेंबर है उसका जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं वो टोटली रैंडम सिलेक्शन कर रहे हैं। हम 0 से 10 तक की पर्ची बना रहे हैं, उसको बाउल में डाल रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं। इस कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिकांश लोग और मेरा मत भी है कि इसको सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग को प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में रखा जाना चाहिए। फिर थर्ड जो सैंपलिंग आती है वो है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। इसके नाम से ही जैसे लग रहा है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग वो सैंपलिंग है जिसमें हमारी पॉपुलेशन में कुछ स्ट्रेटा होते हैं। स्ट्रेटा प्लूरल वर्ड है, स्ट्रेटम उसका सिंगुलर वर्ड होता है। स्ट्रेटा का मतलब है, और ये ज़्यादा डिपेंड करता है कि हमारे उद्देश्यों पर, जो हमने रिसर्च के अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हुए हैं, क्या उन ऑब्जेक्टिव्स में कोई ऐसी स्टडी है जो कि पॉपुलेशन के स्ट्रेटा से जुड़ी हुई है। जैसे मान लीजिए हम एक रिसर्च कर रहे हैं और उस रिसर्च में हमने एक ऑब्जेक्टिव बना दिया है कि छात्रों की आईक्यू जो होता है छात्राओं की आईक्यू से ज़्यादा होता है। एक हमारा ये हाइपोथेसिस है, इस हाइपोथेसिस को हम क्या करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है। तो इसको चेक करने के लिए क्या है कि अब हमको पॉपुलेशन में से मेल और फीमेल दोनों को लेना है। तो यानी हमारी जो पॉपुलेशन होगी वो मेल और फीमेल से मिल करके बनी है। यानी उस पॉपुलेशन में दो स्ट्रेटम है, एक स्ट्रेटम मेल का है और एक स्ट्रेटम फीमेल का है। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि मेल और फीमेल को हमको तुलना करनी है, लेकिन अगर हम स्ट्रेटा का ध्यान नहीं देते, चाहे सिंपल और चाहे सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग करें, तो हो सकता हो कि हमारे जो सैंपल बने उसमें 10 के 10 लड़के हमको मिल जाए, कोई भी लड़की हमको ना मिले। ठीक है, हमको बॉयज और गर्ल्स का कंपेयर करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये बना हुआ है। लेकिन हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग अगर नहीं करते हैं तो हो सकता है 100 का जो हमारा सैंपल है उसमें से अगर हम 10 लोगों का सिलेक्शन कर रहे हो तो वो 10 के 10 बॉयज हो सकते हैं, या 10 की 10 गर्ल्स भी हो सकती हैं, या 9 बॉयज 1 गर्ल्स, इस तरह का कोई निकल गया, जिससे कि कंपेयर करना बहुत अच्छा नहीं है हमारा। तो इसलिए ऐसे ऑब्जेक्टिव्स के लिए जहाँ पर कि हमके स्ट्रेटम की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर हम जो सैंपलिंग करते हैं उसे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। पहले हम अपनी पूरी पॉपुलेशन को 2 स्ट्रेटम में अलग अलग बांट देते हैं, जैसा आपका ऑब्जेक्टिव्स है। मान लीजिए आप सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का अध्ययन कर रहे हैं, तो हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, एवरेज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। अब ये 3 स्ट्रेटा है, तो आपको अपनी पॉपुलेशन को 3 स्ट्रेटम में क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिया था 2 स्ट्रेटम का, तो हमने 2 स्ट्रेटम देखा कि 100 में 60 बॉयज हैं और 40 गर्ल्स। 100 में 60 बॉयज है और 40 गर्ल्स हैं, ये मैंने 2 स्ट्रेटा बिल्कुल अलग अलग कर दिए। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों स्ट्रेटा से, चाहे सिंपल रैंडम सैंपलिंग से चाहे सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग से, हम 6 लड़कों और लड़कियों का सिलेक्शन अलग अलग करें। अब इसके 2 तरीके हैं। कुछ लोग इसका जो 2 तरीका है, एक प्रोपोर्शनेट सैंपलिंग है और एक डिसप्रोपोर्शनेट सैंपलिंग है। प्रोपोर्शनेट सैंपलिंग में क्या करते हैं हम कि जो बॉयज़ और गर्ल्स का हम सिलेक्शन करेंगे वो उसी रेशियो में करेंगे जिस रेशियो में वो पॉपुलेशन में। मान लीजिए पॉपुलेशन में हमारी 100 की पॉपुलेशन है, 60 बॉयज़ हैं और 40 गर्ल्स हैं। अब जो हम सैंपल 10 का ले रहे हैं उसमें वही रेशियो बॉयज और गर्ल्स का होगा जो रेशियो आपका पॉपुलेशन में दिया हो। तो पॉपुलेशन में क्या है, 6 और 4 का रेशियो है।
ठीक है, 60 लड़कियां हैं और 40 लड़के हैं, तो हमारी पॉपुलेशन अगर 10 की है तो हम प्रोपोर्शन में लाएंगे उसको, तो हमारी 6 बॉयज और 4 गर्ल्स को हम लेंगे, तब 10 की जो पॉपुलेशन बनेगी वो 6 बॉयज और 4 गर्ल्स की बनेगी। ठीक है, तो हम स्ट्रेटा में से अब ये 6 बॉयज और 4 गर्ल्स का जो सिलेक्शन करेंगे, हम ये बाकी उस सेक्शन से, उस स्ट्रेटा से, चाहे सिंपल रैंडम सैंपलिंग से कर ले, चाहे हम सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग से कर ले, किसी भी कर लेते हैं, ज्यादातर हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग से उनका सिलेक्शन कर लेते हैं। अब स्ट्रेटा की जो बात है, एक तो ये हो गया, कुछ लोग डिसप्रोपोर्शनेट में करते हैं, इसमें वो क्या करते हैं कि हर स्ट्रेटा में बराबर बराबर लोगों को रख देते हैं, उनका रेशियो पॉपुलेशन में चाहे जो हो, लेकिन जो सैंपल ले रहे हैं उस सैंपल में अगर उनको बॉयज और गर्ल्स में स्टूडेंट्स को डिवाइड करना है, तो 10 का सैंपल ले रहे हैं तो वो 5 गर्ल्स को रख लेते हैं और 5 बॉयज को रख लेते हैं। ठीक है, इससे 10 का सैंपल वो क्या कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं, तो इसे हम लोग स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। ठीक है, अब स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में हमारा मत है कि अगर हम जब भी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग करें तो हमें प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग करनी है, जिस प्रोपोर्शन में हमारे स्ट्रेटम में जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो जिस प्रोपोर्शनेट में हैं, वो सेम प्रोपोर्शन जो होना चाहिए हमारी सैंपल में भी होना चाहिए। इस बात का हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब नेक्स्ट सैंपलिंग जो आती है वो है क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग वहाँ के लिए है, जैसे अभी तक आपने देखा कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, तीनों में हमें फ्रेमिंग की ज़रूरत पड़ती है। हमें पूरी पॉपुलेशन की नॉलेज होनी चाहिए कि हमारी पॉपुलेशन में कितने लोग हैं, और उन्हें हम एक आईडी नंबर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि अगर 100 है तो 1 से लेके 100 तक हमने उन्हें आईडी दिया, बाउल में डाला, फिर निकाला। लेकिन कभी कभी हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी होती है कि हमको सारी पॉपुलेशन का ज्ञान होना इम्पॉसिबल तो नहीं कहा जाएगा, इम्प्रैक्टिकल जरूर हम कह सकते हैं कि अव्यवहारिक होता है कि हम पूरी पॉपुलेशन का ज्ञात कर लें। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि पूरे यूपी में जो इंटरमीडिएट के छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका हम जो है अचीवमेंट स्कोर जानना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है कि हम सारे स्टूडेंट्स का अचीवमेंट स्कोर क्या कर पाए, कलेक्ट कर पाए, स्टूडेंट्स की आईडी बना पाए। तो इसके लिए ऐसी जब हमारी जनसंख्या बहुत इनफाइनाइट हो जाती, बहुत बड़ी जनसंख्या हो जाती, जहाँ फ्रेमिंग करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्लस्टर सैंपलिंग करते हैं। क्लस्टर मतलब कि उनको कुछ क्लस्टर्स में हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये क्लस्टर किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे मान लीजिए यूपी का हमने अध्ययन किया, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि यूपी में जितने स्टेट्स हैं हम उतने उनको क्लस्टर्स में क्या करेंगे, डिवाइड कर। मान लीजिए जैसे 75 स्टेट्स हैं तो 75 स्टेट्स को हमने अब नंबर कर लिया, उनका नंबर हमको पता है कि 1 हमने दे दिया, रायबरेली को 2 दे दिया, जौनपुर को 3, ऐसे करके हम नंबरिंग कर लेंगे। और उनमें से हमने ये डिसाइड कर लिया, तो जो है ये जो पहले तो हमने स्टेट लिया था, सॉरी, इसके बाद स्टेट के बाद हम डिस्ट्रिक्ट का मैंने चयन किया कि 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और उन डिस्ट्रिक्ट में से हमने 75 को एक फ्रेमिंग कर ली, और उसमें से हमने 5 को क्या कर लिया, रैंडमली सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, या उसके नीचे फिर हम क्लस्टर बना सकते हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट लेंगे, डिस्ट्रिक्ट के नीचे हम क्या करेंगे, तहसील ले सकते हैं, तहसील के नीचे हम ब्लॉक ले सकते हैं। ये क्लस्टर किसी भी रूप में हो सकता है, एक तरीका ये है। या क्लस्टर हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि पूरे यूपी को हम 4-5 जोन में डिवाइड कर दें, ये सेंट्रल जोन है, ईस्टर्न जोन है, वेस्टर्न जोन है, साउदर्न जोन है, ऐसे हम जोन में डिवाइड कर दें और जोन को एक क्लस्टर मान लें। फिर उस जोन से कि हमको हर जोन से 2-2 स्कूल्स का हम क्या करेंगे, चयन कर लेंगे। ठीक है, या हम हर जोन से पहले डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट से चयन करने के बाद फिर उसमें से हम क्या करेंगे, ब्लॉक का चयन करेंगे, ब्लॉक से एक-एक स्कूल ले लेंगे। इस तरह से हम क्लस्टर में क्या करते हैं, उसको पहले डिवाइड कर देते हैं पूरे सैंपलिंग को, जो भी हमारा क्या कहते हैं, जितने भी हमको सैंपल लेना है, जो भी हमारा क्लस्टर है, उस क्लस्टर में हम उसको क्या कर देते हैं, धीरे धीरे डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड करने के बाद कई क्लस्टर एक के बाद एक बनाते जाते हैं, और लास्ट में हम जैसे स्कूल यूनिट ले लिए, और स्कूल के बाद अब उसमें जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको हम डिसाइड कर लेते हैं कि लास्ट में हमको इतने से 20 स्टूडेंट्स लेने हैं हर स्कूल से, या 10 स्कूलों का ही चयन करेंगे जिससे 200 बच्चे जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आपके
कितने आपका पॉपुलेशन है और उसमें से कितना आप सैंपल लेना चाहते हैं। तो हर क्लस्टर में से आप धीरे धीरे उसको डिवाइड करते जाएंगे कि कितने कितने लोग हर क्लस्टर में आएंगे, ठीक है। और जैसे मान लीजिए आप 2 ही डिस्ट्रिक्ट ले रहे हैं या 5 जोन में आपने बांटा हुआ है और सैंपल आपका 500 का है, तो हम ये डिसाइड कर लेंगे कि हर जोन से 100 लोगों को हमको लेना है, ठीक है। फिर हमने उसमें से डिस्ट्रिक्ट डिवाइड कर दिए, 100 लोग को लेना है, मैंने मान लीजिए 10 डिस्ट्रिक्ट ले लिए एक एक जोन से, या 5 ले लिए तो 20-20 को हम सैंपल लेंगे। फिर हर डिस्ट्रिक्ट से हम एक एक 2-2 स्कूल ले लिए, तो 20 से अगर 2 स्कूल ले रहे हैं तो 2-2 10-10 स्टूडेंट हर हो जाएंगे। और लास्ट में उनको हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यानी सिंपल रैंडम सैंपलिंग के हिसाब से उस स्कूल में जा करके स्टूडेंट की एक लिस्ट रहती है, वो उसको लिस्ट बना लेते हैं जिस क्लास के हैं, और उनमें से 10 स्टूडेंट का सिंपल रैंडम सैंपलिंग के माध्यम से क्या कर लेते हैं, चयन कर लेते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के बारे में मैंने आपको बताया। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है जो है सब अच्छी सैंपलिंग मानी जाती है, बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के लिए 2 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। एक तो आप रैंडम सिलेक्शन कर रहे हो उसका, और दूसरा उसका कि एडिक्वेट जो सैंपल साइज़ है वो आपकी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में होने का ये कतई मतलब नहीं है कि अगर आपका कोई सैंपल बहुत बड़ा है तो वो रिप्रेजेंटेटिव हो। छोटा सैंपल जो सही टेक्निक से चुना गया है, वो एक बड़े सैंपल जो कि सही टेक्निक से नहीं चुना गया है उससे बेटर रिजल्ट देता है। और एक क्या कहते हैं, सही टेक्निक से चुना गया एक लार्ज सैंपल हमारे पास और एक सही टेक्निक से चुना गया स्मॉल सैंपल हमारे पास है, तो उस वक्त जो होता है लार्ज सैंपल जो होगा वो स्मॉल वाले से बेटर होगा, निश्चित है। अगर टेक्निक हमारी सही है और टेक्निक को सही ढंग से हम एक लार्ज सैंपल है और एक स्मॉल सैंपल है, तो लार्ज वाले में सैंपलिंग एरर क्या होगी, बहुत कम होगी, बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेटिव होगा। रैंडम होने का कतई ये मतलब नहीं है कि 100% जो हम श्योरिटी के साथ कह सके कि जो पॉपुलेशन में से हम सैंपल चयन कर रहे हैं वो सैंपल हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा ही, ठीक है। ये एक स्टैटिस्टिकल पूरी स्टैटिस्टिक्स जो है प्रोबेबिलिटी पर आधारित है, एस्टिमेशन है, कुछ अनुमान है जिनको हम प्रोबेबिलिटी के आधार पर लगाते हैं, और उनमें ये चीज़ें क्या की गई है, कल्पना की गई है। अब सेकंड आ जाते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मैंने पहले भी बताया कि वो सैंपलिंग टेक्निक है जिसमें पॉपुलेशन में से जब हम सैंपल चयन कर रहे होंगे तो पॉपुलेशन की हर इकाई का चयन जो होगा वो बराबर बिल्कुल नहीं होगा। हर इकाई के चुने जाने की संभावना बिल्कुल बराबर नहीं होगी। कोई कोई उसमें इकाई ऐसी होंगी जिनको चुने जाने की संभावना दूसरी इकाई के चुने जाने की संभावना से अधिक या कम हो जाती है, ठीक है। अब इस नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कभी कभी हमारा जो रिसर्च होता है उसका नेचर इस तरह से होता है कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हमारे लिए संभव नहीं हो पाती है। हमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की तरफ जाना ही पड़ता है, जो कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग से अच्छी है, लेकिन हमारे रिसर्च का नेचर इस तरह से है कि हमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को करना ही करना है, तब हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की तरफ जाते हैं। इसको भी 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है: कन्वीनियंस सैंपलिंग, पर्पजिव सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग और स्नोबॉल सैंपलिंग। तो सबसे पहले हम आते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग को हम लोग और नाम से भी जानते हैं, एक्सीडेंटल सैंपलिंग या इंसिडेंटल सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग क्या है कि जो हमें सुविधा हो, जो हमारी पॉपुलेशन में जो यूनिट हमें सबसे आसानी से, सबसे सरलता से, सबसे सहजता से प्राप्त हो जाती है, उसको हम लोग अपने सैंपल में क्या कर लेते हैं, जब शामिल कर लेते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कन्वीनियंस सैंपलिंग कहते हैं। सैंपलिंग ऑन स्ट्रीट भी इसको कहा जाता है। जैसे आप देखते होंगे टीवी में बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें एंकर लोग किसी मुद्दे को लेकर के किसी भी मॉल में चले जा रहे हैं या किसी गली में सड़क पर खड़े हैं और लोग उधर से आ जा रहे हैं और उनसे वो कोई राय जानना चाहते हैं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये अच्छा है कि खराब है। ये जो सैंपलिंग टेक्निक है उनकी, वो जो विचार जान रहे हैं, ठीक है, वो विचार क्या है, वो कन्वीनियंस सैंपलिंग पर क्या है, वो आधारित है। कन्वीनियंस सैंपलिंग जो सरलता और सहजता से उपलब्ध है, उन्होंने कोई फ्रेमिंग नहीं की हुई है, उन्होंने कोई डेटा, उनके साथ पॉसिबल नहीं है कि अगर पूरे भारत की राय वो जानना चाहते हैं या किसी जिले के लिए लोगों की राय जानना चाहते हैं तो सारे लोगों की वो फ्रेमिंग करें और उनके पास फिर जाके उनको अप्रोच करें, उनमें से 100 लोगों से अगर पूछना है तो ये उनके लिए संभव नहीं होता है। इसलिए वो वहाँ पर कन्वीनियंस सैंपलिंग करते हैं और हमें बहुत सारी राय सही भी उसमें से लगती है। तो ऐसा नहीं है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बिल्कुल खराब
खराब सैंपलिंग है या नहीं है, अपने उद्देश्य के अनुसार, जैसी हमें एक्यूरेसी की ज़रूरत है, जैसे हमारा रिसर्च का नेचर है, एक्यूरेसी भी बहुत मायने रखती है कि किस एक्यूरेसी से हम अपना रिजल्ट चाहते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि हम कौन सी सैंपलिंग का इस्तेमाल करें। दूसरी आती है पर्पजिव सैंपलिंग। पर्पजिव सैंपलिंग का मतलब है कि जैसे उद्देशानुसार हिंदी में इसको कहते हैं, या इसको जजमेंटल सैंपलिंग भी कहते हैं। ये टोटली डिपेंड करती है रिसर्चर के ऊपर कि कभी कभी क्या है कि हमारी जो जनसंख्या है वो तो काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन रिसर्चर को लगता है कि जनसंख्या का ये वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे ढंग से हमारे जो रिसर्च प्रॉब्लम है उस पर वो रिस्पॉन्स कर सकता है। तो उन लोगों को, उसमें से उन लोगों से वो जो सैंपलिंग करता है उसे हम लोग पर्पजिव सैंपलिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक रिसर्चर है और उसको ये जानने की ज़रूरत है कि भारत में इस समय जो आर्थिक नीति है वो कैसी है। अब भारत की क्योंकि आर्थिक नीति है, इसलिए जो पॉपुलेशन होगी इससे प्रभावित भारत के सभी लोग प्रभावित हैं। तो जनसंख्या जो होगी, भारत की पूरी जनसंख्या हमारी क्या कहते हैं, रिसर्च की भी क्या हो जाएगी, जनसंख्या हो जाएगी। लेकिन रिसर्चर को लगता है कि ये पूरी जनसंख्या इसका क्या कहते हैं, आर्थिक नीति को न पढ़ती है ना बहुत समझती है। तो बड़ा मुश्किल है उनसे प्रश्नों के अपने जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं क्वेश्चनायर में, उनसे रिस्पांस प्राप्त करना थोड़ा हो सकता हो सही रिस्पांस वो ना दे पाए। उसको ये लगता है कि ज़्यादा लोग इससे, इन कारपोरेट जगत के लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं इससे, आर्थिक नीतियाँ उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। उसको लगता है इकोनॉमिक्स के टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो इनको ज़्यादा अच्छे से स्टडी करते हैं, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो वो क्या करेगा, पूरी पॉपुलेशन में से केवल प्रोफेसर्स को और क्या कहते हैं कारपोरेट जगत के जो लोग हैं उनको मिला करके वो अपने सैंपल्स को क्या करता है, फॉर्म करता है। तब उसे कहते हैं पर्पजिव सैंपलिंग। पर्पजिव सैंपलिंग का मतलब ये है कि आपका जो पर्पज है, आपका जो उद्देश्य है, और जिसको रिसर्चर अपने विवेक से जिस पॉपुलेशन के जिस भाग को, पर्टिकुलर एरिया को समझता है कि ज़्यादा अच्छा रिस्पांस करेंगे उस पर, वो उसको क्या करता है, वहाँ से ले लेता है। जैसे मान लीजिए एक कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है और वो कुछ अपने प्रेजेंटेशन ऐप में कुछ परिवर्तन करना चाहती है, और वो जानना चाहती है कि किस तरह की डिमांड है लोगों की प्रेजेंटेशन में भारतवर्ष में। तो पॉपुलेशन तो पूरी भारत की हो गई, लेकिन उसको लगता है कि नहीं, ये जो प्रेजेंटेशन का मामला है ये टीचरों से ज़्यादा रिलेटेड है, और कारपोरेट के जो लोग हैं जो प्रेजेंटेशन ज़्यादा करते हैं, रिसर्च से जुड़े जो लोग हैं वो ज़्यादा प्रेजेंटेशन करते हैं, उनसे जुड़ा मुद्दा है। तो वो अपने पूरी जनसंख्या को ना लेकर के वो केवल अपने जो इन लोगों को जिनको ये समझ रहा है, जैसे रिसर्चर्स को समझ रहा है या एकेडमिशियंस को समझ रहा है, इनको ज़्यादा प्रेजेंटेशन करना पड़ता है, कॉर्पोरेट के लोग हैं ज़्यादा प्रेजेंटेशन करना पड़ता है। अब बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेसमैन, दुकानों पे भी कंप्यूटर है, लेकिन उनका प्रेजेंटेशन से कोई लेना देना नहीं है। घर में बच्चे इंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ है तो उससे भी उनका कोई लेना देना नहीं। तो वो जब इनमें से अपनी जनसंख्या का चुनाव करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्पजिव सैंपलिंग कहते हैं। फिर नेक्स्ट आती है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग भी जो होती है वो बिल्कुल स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग की तरह है। कोटा सैंपलिंग, इसमें भी हमको स्ट्रेटम की जरूरत पड़ती है, और स्ट्रेटम में हम इस लोगों को डिवाइड कर लेते हैं। जैसे मैंने वहाँ उदाहरण दिया था आपको, गर्ल्स और बॉयज चाहिए, या कहीं पर हमको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जैसे इन्वायरमेंट के प्रति गांव वालों की जागरूकता ज़्यादा है शहर वालों की, तो हमारा स्ट्रेटा दो हो जाएगा, रूरल स्ट्रेटा और क्या कहते हैं अर्बन स्ट्रेटा। अब क्या है कि यहाँ पर कोटा सैंपलिंग में क्या, मान लीजिए हमने 200 लोगों को फिक्स किया हुआ है, तो हम नीचे जाकर के क्या कहते हैं रैंडम सैंपलिंग नहीं करते। हम जो है टोटल क्या करते हैं, वहाँ पर जा करके हम कोटा सैंपलिंग में अब एक तरफ से कोटा लेना शुरू करते हैं। हम शहर में गए और शहर में लोगों से हमने पूछना शुरू किया, 100 लोगों को हमको लेना है। जहाँ पर 100 लोग की संख्या खत्म हो गई, हमारा कोटा पूरा हो गया, हमने अपने रिसर्च का सैंपल वहीं पे खत्म कर। ठीक है, अर्बन इसी तरह से गांव में गए, गांव में हमने 100 लोगों से एक तरफ से पूछना शुरू किया, जहां पर 100 की संख्या, हमें ये कोई मतलब नहीं कि सभी यूनिट उसमें सही चुनी जा रही हैं, सबके चुने जाने की संभावना बिल्कुल बराबर है, नहीं। हमने कोटा 100 का फिक्स कर रखा, एक तरफ से चलते हैं, जहां पर हमारा कोटा होता है, समाप्त हो जाता है, वहीं पर हम उसको समाप्त कर देते हैं। बिल्कुल ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग है,
लेकिन कैसी है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, जहाँ स्ट्रेटिफाइड में हम उसका स्ट्रेटा को डिवाइड करते थे, उसके बाद उसमें हम सिंपल रैंडम या सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग करते थे। कोटा में हम बिल्कुल जो है कन्वीनियंस सैम्पलिंग करते हैं, जहाँ पर हमारा कोटा खत्म होता है हम उसको बंद कर देते हैं। फिर आती है नेक्स्ट सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल जैसे इसका नाम से ही लग रहा है, स्नोबॉल का एक लक्षण होता है कि अगर आप बर्फ की एक गेंद बना करके बर्फ वाले एरिया में डालें तो वो धीरे धीरे बॉल बर्फ को अपने अंदर लपेटते लपेटते बड़ी हो जाती है। इसको हम लोग इसीलिए चेनिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, चेनिंग सैम्पलिंग के नाम से भी जानते हैं। ये ऐसी जगह पर जहाँ पर कि हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारे जो सैंपल में जो सब्जेक्ट का हम चयन करने जा रहे हैं, कभी कभी हमारे कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर खुल करके लोग सामने नहीं आते। जैसे मान लीजिए हम ड्रग्स एडिट पर कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो हमें ड्रग्स एडिट आसानी के साथ नहीं मिलेंगे। जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो भी अपने को एक्सपोज नहीं करेंगे कि लेते हैं वो ड्रग्स, ठीक है। तो हम स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक में क्या करते हैं कि पहले किसी तरह एक पहला यूनिट हम क्या करते हैं, कहीं से पता कर लेते हैं। और जब हमें पहली यूनिट मिल जाती है, मान लीजिए एक कैंडिडेट हमको मिल गया कि ये ड्रग्स लेता है, फिर हम उससे धीरे धीरे संबंध बनाते हैं, उसके बारे में डेटा कलेक्शन करते हैं, और फिर इसके बाद जो होता है चेनिंग सिस्टम में उससे पता करते हैं कि तुम जहाँ से ड्रग्स लाते हो वहाँ और कौन कौन लोग आते हैं। फिर वो किसी एक को बताता है, फिर हम उसके संपर्क में आते हैं, फिर उससे पता करते हैं, फिर उसके संपर्क में आते हैं। इस तरह से एक चेन बनती जाती है और इस चेन के द्वारा हमको अपना सैंपल मिलता जाता है। तो इसे हम लोग स्नोबॉल सैंपलिंग करते हैं। तो ये प्रमुख सैंपलिंग टेक्निक्स रही है। अब एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है जो कि आपके कोरोना डिजीज इस समय जो चल रही है, और उसमें भी देखिए आपकी सैंपलिंग की बात हो रही है कि कितना सैंपल लिया जा रहा है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ज़्यादा सैंपल लिया जा रहा है, बहुत कम सैंपल लिया जा रहा है। और हम देखें कि ये जितनी टेक्निक्स इसमें दी हुई है, उनमें से वो टेक्निक्स कौन सी आएगी जो वो लोग सैंपलिंग कर रहे हैं। मैंने प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, दोनों तरह की सैंपलिंग की चर्चा की, उनके टाइप्स की चर्चा की। अब हमें थोड़ा सा ये विचार मंथन करना है कि ये कोरोना महामारी में जो सैंपल लिए जा रहे हैं वो किस आधार पर लिए जा रहे हैं, कौन सी इसमें टेक्निक वो लगाई जा रही है। अगर कुछ लोग चैट बॉक्स में रिस्पांस करना चाहें तो रिस्पांस कर सकते हैं कि इनमें कौन सी वो टेक्निक है जिसका कि हम प्रयोग कर रहे हैं। मैं थोड़ी देर वेट कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कोई फ्रेमिंग नहीं है हमारे पास, तो इसका मतलब है कि वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, ये तो निश्चित है कि हम कोई फ्रेमिंग नहीं है, कोई आईडी नंबर नहीं बना रहे हैं, ले नहीं रहे हैं लोगों को, तो इसलिए वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, ये तो ठीक है। फिर हम में पर्पसिव सैंपलिंग की जा रही है, जैसे कि हमको लगता है कि ये आदमी ज्यादा सस्पेक्टेबल है, ये बॉम्बे से आ रहा है, बॉम्बे में ज्यादा फैला हुआ है, तो वहां पर ज्यादा संभावना है कि व्यक्ति को भी कोरोना हो सकता है, वो कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, तो ये पर्पसिव सैंपलिंग की जा रही है। हम एक ट्रेन, एक जहाँ बहुत बड़ी गैदरिंग हो गई है, ट्रेन से लोग आ रहे हैं, उनकी हम सैंपलिंग कर रहे हैं। जो लोगों की कोई केस हिस्ट्री नहीं है, कोई कहीं आ नहीं रहे, कहीं जा नहीं रहे, उनकी हम सैंपलिंग नहीं कर रहे हैं। तो पर्पजिव सैंपलिंग हम जहाँ पता लगा रहे हैं, इसमें भी हम देख रहे हैं कि जो लोग आ रहे हैं उनको हम और पर्पज से क्या करते हैं कि देखते हैं कि उनको टेम्परेचर उनका है कि नहीं। हम अगर टेम्परेचर निकल रहा है तब फिर हम उनकी सैंपलिंग कर ले रहे हैं। तो एक हम पर्पज है, हम यहाँ पर डॉक्टर्स या ये लोग जान रहे हैं कि कौन सा वो एरिया है, कौन से वो लोग हैं ज़्यादा सस्पेक्टेबल हैं, ज़्यादा पर्पजिव है हमारे उद्देश्य के हिसाब से, उनकी ही सैंपलिंग की जा रही है। दूसरी इसमें एक टेक्निक और सैंपलिंग की लगाई जा रही, वो स्नोबॉल सैंपलिंग है, जिसको हम चेनिंग सैंपलिंग कहते हैं। मान लीजिए एक कहीं कोरोना पॉजिटिव एक आदमी मिल गया, तब फिर हम चेन ढूंढते हैं कि इस व्यक्ति के संपर्क में कौन कौन लोग आए थे। वो ये बताता है कि फला आदमी है, ये आदमी है, उसके घर वाले हैं। ठीक है, फिर हम उनकी सैंपलिंग करते हैं। अगर उनमें से कोई पॉजिटिव आ जा रहा है तो फिर हम देखते हैं कि उस व्यक्ति के संपर्क में कौन कौन लोग आए थे, फिर हम उनकी सैंपलिंग कर रहे हैं। तो ये एक स्नोबॉल सैंपलिंग है का बहुत ही अच्छा, और पर्पजिव सैंपलिंग का ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो अभी हमने टेक्निक्स ऑफ सैंपलिंग के बारे में डिस्कशन किया आप लोगों से कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं और कैसे वो की जाती हैं। अब इसेंशियल ऑफ गुड सैंपलिंग, जब हम सैंपलिंग कर रहे हैं, सैंपलिंग टेक्निक का प्रयोग कर रहे हैं,
तो एक अच्छी सैम्पलिंग के क्या क्या लक्षण होने चाहिए। फिर वही बात आती है कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हमारा होना चाहिए। हमारा सैंपल रिप्रेजेंटेटिव कब बनेगा, जबकि हम रैंडम सैंपलिंग करेंगे, यानी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करेंगे, तभी हमारा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल वो होगा। बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी थ्योरी, प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर बेस्ड होना चाहिए। एक बड़ी पॉपुलेशन में से बड़े नंबर को हमें क्या करना चाहिए, लेना चाहिए। होमोजेनिटी ऑफ पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन होमोजीनस है तो बहुत अच्छा है, और अगर हेट्रोजीनस है तो हर स्ट्रेटा को हमको अपने सैंपल में क्या करना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए उसको शामिल करना चाहिए, जिसको मैंने एक चित्र के माध्यम से आपको दिखाया भी था। एडिक्वेट सैंपल, जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है कि उसकी पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, यानी सैंपल साइज हमारा बहुत बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए। बहुत बड़े में और पर्याप्त में अंतर है। बहुत बड़ा जब आप सैंपल लेने लगेंगे तब तो वो फिर पॉपुलेशन की तरफ जाएगा, और आपकी जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, आपका जो टाइम है, सब रिसोर्सेज का ज़्यादा खर्च होंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा, मैन पावर ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो फिर तो एरर भी बढ़ते जाएंगे, ज़्यादा लोगों को हम शामिल करेंगे तो सैम्पलिंग एरर भी हमारा क्या होने लगेगा, ज़्यादा बढ़ने पड़ेगा। तो एडिक्वेट सैंपल होना चाहिए, सैंपल साइज क्या होनी चाहिए, बहुत पर्याप्त होनी चाहिए। तो ये चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो जब भी हमें सैंपल की ज़रूरत हो तो हम अच्छी अपने जो हमारा रिसर्च है उसके उद्देश्य के अनुसार एक अच्छी पॉपुलेशन का चयन करें, जो भी हमारी पॉपुलेशन बन रही है उसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल का चुनाव करें, और सही टेक्निक से करें। और उस टेक्निक का प्रयोग करके अगर हम सही सैंपलिंग करते हैं और सही सैंपल का चुनाव करते हैं तो उसके आधार पर जो डेटा कलेक्शन करेंगे और जो इससे डेटा कलेक्ट एनालाइज करके जो इन्फ्रेंसेस निकालेंगे, उनमें ज़्यादा से कम त्रुटि होने की संभावना रहेगी, और